हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु चौहान और मेरे चैनल पीएससी बेतुतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पेनिनसुला प्लेटू मतलब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है ना। जैसे हमें पता है, सभी को पता है कि हमारा जो भारत है उसको 5 भूभागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले हमारा था हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा थर्ड नंबर का कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। तो हिमालय पर्वत के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूरा, है ना। तो जैसे पहले कि मैं बार बार वीडियो में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा भारत का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना है? हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। ये अलग अलग भूभागों में बटा हुआ है। तो हमारा जो पहला सबसे बड़ा जो सबसे उत्तर का जो सबसे भूभाग है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, हिमालय पर्वत के वर्गीकरण किस तरीके से है, कौन कौन से दर्रे यहाँ से निकलते हैं, मतलब सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके रखा है वीडियो में। मेरे पुराने वीडियोस में आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं अगर आपको देखना है। अदरवाइज मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो जो हमारा हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सेकंड भूभाग है कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। ये यहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बारे में मैंने पूरा 2 वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करके समझाया हुआ है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान किस तरीके से बना है और कैसे कैसे वर्गीकृत है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं हम तीसरे के बारे में, मतलब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार क्या है ना। और प्रायद्वीपीय पठार किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, पूरा सब कुछ हम आज प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल है, वो कितना है? प्रायद्वीपीय पठार का टोटल क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो हमारा जो 5 भूभाग है, मतलब एक तो हो गया हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, थर्ड हो गया प्रायद्वीपीय पठार हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में, है ना। तो जो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा भूभाग है वो कौन सा भूभाग है? वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार की सीमा कहाँ से है, कैसी कैसी है? मतलब प्रायद्वीपीय पठार हमारा जो कच्छ के रण से लेकर इसकी जो उत्तरी सीमा होती है वो कच्छ के रण से लेके यहाँ से अरावली पर्वत, है ना। इसके पूर्व में अरावली पर्वत, यहाँ पर अरावली पर्वत के पास ये दिल्ली में इसकी उत्तरी सीमा फैली हुई है। दिल्ली के बाद यहाँ राजमहल की पहाड़ी से होते हुए यहाँ गंगा का डेल्टा कहाँ पर है? गंगा का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में हमारा गंगा का डेल्टा है ना। तो वहां तक ये पूरा फैला हुआ है, इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। तो ये सबसे पहले तो एक त्रिभुज, ये जो आपको दिख रहा है नीचे का, इसके ऊपर का जो जितना नीचे का पूरा भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार में आता है। मतलब एक त्रिभुजाकार में है, पूरा की पूरा एक त्रिभुजाकार में आपको दिख ही रहा है, ट्रायंगुलर शेप में है, जिसका शीर्ष, मतलब शीर्ष होता है ना। शीर्ष कन्याकुमारी में है, इसका शीर्ष कन्याकुमारी में है, और उसका आधार मतलब बेस कहाँ पर है? बेस हमारा उत्तर में है। कौन सी कहाँ से फैला हुआ है? ये कच्छ के रण से लेकर गंगा के डेल्टा तक ये फैला हुआ है। तो इसके ये पूरा, और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? लगभग ये पूरा की पूरा क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारे भारत का ही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 16 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग, मतलब पूरा की पूरा आधा। तो आधा ये यहाँ से है कुछ थोड़ा, है ना, इस तरीके से। तो मतलब आधा ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार बनाता है। उसके ऊपर जो आधा है वो मिलकर बनाता है हमारा ये उत्तर भारत का विशाल मैदान और हिमालय पर्वत। मतलब पूरा की पूरा जो आधा है प्रायद्वीपीय, सबसे बड़ा जो भूभाग है भारत का वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, है ना। मतलब कि इसमें हो गया हमारा मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मतलब जितने के पूरे दक्षिण के पूरे राज्य आते हैं ये पूरे उसमें आते हैं। ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये हमारे यहाँ पर उत्तर पूर्व में भी फैला हुआ है। मेघालय के पठार के
रूप में ये उत्तर पूर्व में भी फैला हुआ है, मतलब ये यहाँ तक भी फैला हुआ है, अलग से ये फैला हुआ है, थोड़ा सा भाग इसका यहाँ पर यहाँ तक फैला हुआ है। तो लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो कैसी है, 600 से 900 मीटर एवरेज इसकी ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर एवरेज ऊंचाई है इसकी। और उत्तर में मतलब ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, मतलब तीनों ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रायद्वीपी का मतलब क्या होता है। प्रायद्वीपी का मतलब ऐसा क्षेत्र होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है और एक जगह से स्थल से घिरा हुआ होता है। तो ये हमारा जो प्रायद्वीपी भारत है, हमारा जो प्रायद्वीपी भारत पठार है, ये इसको प्रायद्वीपी पठार क्यों कहते हैं, प्रायद्वीपी भारत इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। मतलब इसके यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है ना, और दक्षिण में ये हिंद महासागर है। तो यहाँ तीनों ओर से तो ये पानी से घिरा हुआ है। और उत्तर में ये हमारा मुख्य भाग जो हमारी जो भारत है, भारत के अदर जो पार्ट है उससे जुड़ा हुआ है, मुख्य भाग से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये तीनों ओर से तो पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। तो जो भाग तीनों ओर पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ से ये स्थल से घिरा हुआ होता है, तो ऐसे भाग को बोलते हैं प्रायद्वीपी। तो इसलिए हमारा जो भारत है, दक्षिण भारत है, उसको प्रायद्वीपी भारत भी कहा जाता है ना। और पठार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है। पठार का मतलब क्या होता है, पठार का मतलब कि जो समुद्र तल से ये मैदान से थोड़ा उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन पर्वत से थोड़ी कम होती है। मैदान, पर्वत, पठार, तीन चीज होती हैं। तो सबसे कम जो ऊंचाई होती है वो मैदान की होती है और पर्वत की सबसे ज्यादा होती है। तो पर्वत और मैदान के बीच का जो होता है, मतलब जो ना मैदान में आता है, जो पहाड़ में आता है, तो इसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, मैदान की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा होती है। और लगभग इसकी 900 मीटर के आसपास की मैदान होती है। इसकी एवरेज भी 900 मीटर है ना। तो इसका एवरेज लगभग 900 मीटर के आसपास होती है पठार की। और इसके जो ढाल होते हैं वो तीव्र होते हैं, लेकिन इसका जो शीर्ष होता है वो समतल होता है। ऊपर जो शीर्ष होता है वो समतल होता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसको पठार कहते हैं। मतलब कि समुद्र तल से थोड़ी इनकी जो मैदान से ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होती है ना, लगभग 900 मीटर के आसपास की इनकी ऊंचाई होती है। लेकिन शीर्ष इनका कैसा होता है, शीर्ष इनका समतल होता है और वहां पर रहा भी जा सकता है। शीर्ष समतल होता है इसलिए ही इनको पठार कहा जाता है। अगर शीर्ष इसका मतलब तीक्ष्ण होता, इस टाइप से होता, तो ये पर्वत कहलाता है ना, या पहाड़ी कहलाती। तो क्योंकि शीर्ष इसका समतल है इसलिए इसको पठार कहते हैं। ये मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है। तो हमारा ये जो प्रायद्वीपी पठार है, इसको इसलिए ही प्रायद्वीपी पठार कहते हैं क्योंकि तीनों ओर से तो ये पानी से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपी हो गया। और दूसरा ये जो मैदान है उससे थोड़ा ऊंचा है ना, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, लगभग 600 से 900 मीटर की ऊंचाई है। और ये दक्षिण में इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, उत्तर में इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है। पूर्व से पश्चिम तक इसमें इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, मतलब है ना, उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है, 1600 मीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी हो गई 1400 मीटर की हो गई। और क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया इसका, है ना। और इसकी जो उत्तर में कौन कौन सी, मतलब तीनों ओर से ये पहाड़ियों, मतलब चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर पश्चिम के साइड क्या होता है, पश्चिमी घाट है, पूर्व के साइड पूर्वी घाट है। और उत्तर में इसके उत्तर में अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, यहाँ पर मैकल मतलब सतपुड़ा का पर्वत हो गया, मैकल पर्वत हो गया। हाँ, तो यहाँ पर ये भानेर, कैमूर पर्वत हो गए, मतलब ये सारे पहाड़ियां हो गई। तो यहाँ ये तीनों ओर से कहाँ से, पहाड़ी से घिरा हुआ है। मतलब एक अलग ही तरीके का ये भूभाग है जिसमें बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, है ना। मतलब और ये सबसे कठोर स्थल है, मतलब कि ये भाग जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है इसको कहा जाता है कि कभी पानी में नहीं डूबा। ये दृढ़ भूभाग है, कभी पानी में नहीं डूबा। और ये ऐसा कि ऐसा, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। मतलब कि जो हमारी अंदरूनी जो शक्तियां होती हैं, पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक शक्तियां होती है, उसके कारण जो हमारे भूपर्पटी है उस पर विकार आते रहते हैं। मतलब आंतरिक जो शक्तियां रहती हैं उसके कारण ऊपर चेंजेस होते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो मतलब अंदर जो शक्तियां होती हैं उससे ऊपर जो मतलब पर्वत पठार बनते हैं ना, अलग अलग आकृति बनती है। तो इस तरीके का जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही कम हुए हैं इस पठार में, इसलिए इसको दृढ़ भूभाग कहा जाता है। हमारा प्रायद्वीपीय भाग है जो दृढ़ भूभाग है और एक गोंडवाना लैंड का
गोंडवाना लैंड एक प्राचीन काल का लैंड है ना। तो पूरा के पूरा जो प्रायद्वीपीय भाग है वो एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये इसका बहुत सारा भाग क्या है, बेसाल्ट पत्थरों का बना है, ज्वालामुखी पर्वत से बना हुआ है। इसका बहुत सारा भाग बना हुआ है और बहुत अलग अलग इसमें डिवाइड किया हुआ है। मतलब मेनली इसको 4 उसमें डिवाइड किया गया है। एक पहला हो गया मालवा का पठार, मतलब अलग अलग इसके भाग हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसको 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया मालवा का पठार, और दूसरा हो गया दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पर ये इसमें उत्तर पूर्व के साइड मेघालय का पठार। तो जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा जो पूरा फैला हुआ है, हमारा जो पूरा ये पठार फैला हुआ है, उसको मेनली 4 ग्रुप में, मतलब 4 भाग में डिवाइड किया गया है। मालवा का पठार जो इस साइड है पूरा हमारे मध्य प्रदेश में है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में है। मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार इस साइड झारखंड में हो गया, और मेघालय का पठार। तो ऐसे इसको डिवाइड किया गया है। इसमें बहुत, मतलब इसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं जो इसके ढाल को बताती है। मतलब इसमें बहुत सारी नदियां हैं। कुछ नदी यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, कुछ नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली ये पश्चिम है, ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं। मेनली इसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो गई हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मतलब महानदी है ना। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये कैसी नदियां हैं, ये हमारी पश्चिम से निकल रही हैं और जाके यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जा रही है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली कौन कौन सी नदी है, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां हो गई। यहाँ पे जो प्रमुख है मैं बता दे रही हूँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, महानदी। तो ये हमारी इसमें जाकर मिल जाती है, यहाँ पे अरब सागर में जाकर मिल जाती है, और अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इससे ये समझ में आता है कि इसका जो ये वाला भाग है, इसका ढाल यहाँ साइड है, मतलब इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जो क्षेत्र मतलब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये महानदी ये वाली बताती हैं कि इसका ये प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला भाग पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान है, और कुछ नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं और जाकर अरब सागर में मिल जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां कौन कौन सी होगी, हमारी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, है ना। तो नर्मदा, ताप्ती नदी ये बताती है कि इस वाले भाग का ढाल कहाँ पर, इस वाले भाग का ढाल हमारा पश्चिम की तरफ है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी लगभग 600 से 900 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई इसकी हो गई 1400 किलोमीटर की चौड़ाई हो गई, मतलब क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को हमारे अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार हो गया। इसमें अलग अलग मतलब इसमें बहुत सारी अलग अलग नदियां हैं जो बताती हैं कि इसका ढाल कहाँ साइड है, इस भाग का ढाल कहाँ साइड है। तो कुछ नदी इसकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। वो कौन कौन सी नदियां हैं, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, और अलग अलग बहुत और छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं। जो मेनली बड़ी बड़ी नदी मैं आपको वो बता दे रही हूँ कि ये जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो बताता है, इसका मतलब ये डिनोट करता है कि ये वाला भाग का जो ढाल है पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ है। और कुछ नदी है जैसे हो गई हमारी नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी हो गई, है ना, लूनी नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई, तो ये जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये वाले भाग का ये जो ढाल है पूर्व से पश्चिम की ओर है, ये बताता है ना। ये सारा सब कुछ हो गया। अब क्या है कि मैं आपको बता रही हूँ कि मालवा का पठार के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया है ना कि ये हो गया। अब सबसे पहला कौन सा है इसमें, सबसे पहला हो गया मालवा का पठार हो गया। तो जैसे मालवा का
पठार है। तो मालवा का पठार कहाँ कहाँ पर है? मालवा का पठार हो गया सब ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? यहाँ पर ये इधर साइड, मतलब यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है ना, और थोड़ा सा राजस्थान इसको कवर करता है। तो एक मालवा का पठार एक त्रिभुजाकार त्रिभुज के आकार का एक क्षेत्र है, जिसका जो वर्ग मतलब क्षेत्रफल है वो कितना है? लगभग 88,771 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, मालवा के पठार का क्षेत्रफल है। और ये त्रिभुज के आकृति का एक है जो कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में फैला हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा का पठार है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का पठार होता है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान होता है। मतलब दक्षिण पूर्वी राजस्थान मतलब राजस्थान का ये वाला भाग और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग मिलकर क्या बनाता है? मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग मिलकर मालवा का पठार बनाता है। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 88,771 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का ये पूरा क्षेत्रफल है इसका। लगभग इतना क्षेत्रफल है इसका। और कहीं कहीं अगर आप गूगल पे जाकर देखोगे तो ये थोड़ा कम ज्यादा भी है, मतलब लगभग इसका इतना क्षेत्रफल है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। अब इसकी सीमाएं किस तरीके की है? मतलब कि ये जो हमारा मालवा का पठार है, मालवा के पठार के पश्चिम उत्तर पश्चिम में, मतलब ये वाला भाग, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है ना। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत हो गया, उत्तर में गंगा का मैदान हो गया। हमको पता है यहाँ पर हमने गंगा के मैदान के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इसके उत्तर में गंगा का मैदान हो गया, और इसके मतलब यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ विंध्याचल पर्वत हो गया। मतलब विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में हमारा मालवा का पठार हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया यहाँ पर। और इसके उत्तर में मालवा का पठार हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, नर्मदा नदी होगी, ताप्ती नदी हो गई। तो इनके उत्तर पश्चिम में हमारा मालवा का पठार हो गया। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में क्या हो गया? अरावली पर्वत हो गया, उत्तर में गंगा का मैदान हो गया, है ना। ये त्रिभुजाकार की आकृति में है और काली मिट्टी का बहुत अच्छा क्षेत्र है। काली मिट्टी का क्षेत्र है जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। मालवा के पठार की जो मिट्टी है वो कैसी है? काली मिट्टी है। और ये काली मिट्टी बेसाल्ट से बनी हुई होती है। मतलब यहाँ पर कौन कौन से है? यहाँ पर जो चट्टाने हैं, चट्टानों का किस तरीके की है? चट्टाने हो गई इसमें ग्रेनाइट, नीस तरीके की चट्टाने मिलती है ना, बेसाल्ट चट्टाने मिलती हैं। तो ये मालवा के पठार की इसकी विशेषता हो गई, काली मिट्टी का क्षेत्र है। और इसमें जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हो गई? यहाँ पे चंबल हो गई। पूरे मालवा में जो सबसे प्रमुख नदी हो गई वो हो गई चंबल हो गई, बेतवा हो गई, है ना। तो चंबल और बेतवा नदी कहाँ का ढाल कहाँ किस साइड है? उत्तर पूर्व की तरफ है ना। ये जाकर हमारी यमुना में जाकर मिल जाती है, गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये वाला ढाल इस साइड की तरफ है, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ है। उत्तर पूर्व की तरफ होने के कारण क्या बताता है कि जो हमारे मालवा का पठार है उसका जो ढाल है वो कहाँ हो गया? उत्तर पूर्व की तरफ हो गया। मतलब हमारी जो नदियां होती हैं वो बताती हैं कि उस क्षेत्र का ढाल किस तरीके का है ना। क्योंकि जहाँ ढाल होता है वहां ही पानी जाता है। तो क्योंकि चंबल बेतवा नदी का ढाल उत्तर पूर्वी की तरफ है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो मालवा का पठार है उसका ढाल कहाँ हो गया? उसका ढाल हो गया उत्तर पूर्वी की तरफ हो गया। ज्वालामुखी चट्टानों का बना या बेसाल्ट पर्वतों का बना हुआ एक क्षेत्र है, पठारी भाग है। मालवा का पठार है, त्रिभुजाकार आकृति में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो गई? सिगार चोटी हो गई, है ना। क्षेत्रफल 88,000 के आसपास है, 88,771 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया। ग्रेनाइट का एक कठोर चट्टानों से बना हुआ, ग्रेनाइट नीस की कठोर चट्टानों से बना हुआ ये क्षेत्र है ना ये। और इसका जो उत्तरी सीमा गंगा का मैदान बनाती है। उत्तर पश्चिम में इसके अरावली पर्वत इसके उत्तर पश्चिम में है। और इसके मतलब ये विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के उत्तर पश्चिम में हमारा क्या हो गया? हमारा मालवा का पठार हो गया। तो मगर मतलब जैसे आपसे कोई ने पूछा है कि प्राथमिक पठार में मालवा के पठार के बारे में आप बताइए, तो 3 नंबर में आप ये सारा सब कुछ आप बता सकते हैं। 3 नंबर में बहुत अच्छे से बता सकते हैं और बहुत अच्छे से इसकी मतलब आपको 3 नंबर इसमें मिल सकते हैं। तो ये पूरा सब कुछ हो गया। तो मालवा के पठार के बारे में क्या आ गया कि मालवा का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक भूभाग है ना।
प्रायद्वीपीय पठार का एक भूभाग है मालवा का पठार है, जो कि त्रिभुज आकृति में है। कौन कौन से क्षेत्र में है, कौन कौन से प्रदेश में है? ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। मतलब मध्य प्रदेश का पूरा पश्चिमी भाग मालवा का भाग कहलाता है। जैसे हमारा इसमें हो गए अलग अलग जिले हो गए, जैसे सीहोर, भोपाल, रायसेन, है ना, बहुत सारे इसमें जिले हो गए। तो इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान मालवा के पठार में आता है। क्षेत्रफल हो गया 88,771 किलोमीटर का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज आकृति में है। इसकी जो सीमा बनाती है, गंगा की सीमा उत्तर की ओर है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है इसके, और ये किसके उत्तर पश्चिम में है, मतलब दक्षिण पूर्व में इसके क्या है, विंध्याचल पर्वत हो गया, नर्मदा नदी होगी, ताप्ती नदी हो गई। काली मिट्टी का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र होता है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, मतलब ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ एक क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, काली मिट्टी का बना हुआ क्षेत्र है। और इसकी ऊंचाई लगभग 600 के आसपास इसकी ऊंचाई होगी, है ना, एवरेज 600 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई हो गई। और सर्वोच्च चोटी इसकी सिगार चोटी है। सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी हो गई, 871 मीटर की सिगार चोटी की ऊंचाई हो गई। प्रमुख नदियां, इसमें बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, चंबल और बेतवा इसकी प्रमुख नदियां हैं। चंबल बेतवा का जो ढाल है उत्तर पूर्व की तरफ है, जाके गंगा यमुना में मिल जाती है ना। तो इससे ही पता चलता है कि हमारा जो मालवा का पठार है उसका ढाल क्या है, उसका ढाल उत्तर पूर्व की तरफ है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया मालवा के पठार के बारे में। सेकंड हमारा हो गया दक्कन का पठार। तो जो दक्कन का पठार है, ये दक्षिण में इसको दक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भूभाग है। कौन सा है, दक्कन का पठार है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये पूरा, और ये बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। मतलब जैसे कि महाराष्ट्र हो गया हमारा, दक्षिण के जितने भी स्टेट हैं उस सब में फैला हुआ है ना। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। तो यहाँ पर पूरे दक्षिण में जितने भी स्टेट आते हैं उन सब में यहाँ से लेकर ये पूरा इस सब में त्रिभुज आकृति के रूप में है। मालवा का पठार भी त्रिभुज आकृति के रूप में, हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार पूरा वो भी त्रिभुज के आकृति के रूप में है। हमारा मालवा का पठार भी त्रिभुज के आकृति के रूप में है। और दक्कन का पठार मतलब दक्षिण का पठार भी है, वो भी त्रिभुज आकृति के रूप में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ना। हमारा दक्कन ट्रेप 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई भी कितनी है, 600 मीटर के आसपास की इसकी एवरेज ऊंचाई हो गई। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, क्योंकि ये पूरा ही पूरा यहाँ पर है। तो इसके पूर्व में पूर्वी घाट हो गया, पश्चिम में पश्चिमी घाट हो गया, है ना। तो ये इस तरीके का इसका हो गया। इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में अब ये सतपुड़ा का मैदान हो गया। और नर्मदा मतलब इसके उत्तर पश्चिम में क्या हो गया, सतपुड़ा का मैदान हो गया, नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई। मतलब ये यहाँ से है। तो उत्तर पश्चिम वाला ये वाला क्षेत्र होता है। तो जो उत्तर पश्चिम में मतलब मध्य प्रदेश का सतपुड़ा जो पर्वत आता है वो इसके उत्तर पश्चिम में हो गए, इसकी सीमा में, है ना। नर्मदा नदी इसके उत्तर पश्चिम में हो गई। इसके उत्तर में कौन कौन से आ गए, इसके उत्तर में आ गए हमारा विंध्याचल पर्वत आ गया, महादेव पर्वत आ गया। महादेव पर्वत, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है ना। विंध्याचल पर्वत, महादेव पर्वत, मकालू पर्वत, तो ये तो इसके उत्तर में है। मतलब इसकी सीमा में इसके उत्तर में कौन से हो गए, महादेव पर्वत हो गया, मकालू पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया। और उत्तर पश्चिम में क्या हो गया, उत्तर पश्चिम में हो गया सतपुड़ा, है ना, या नर्मदा नदी, ताप्ती नदी इसके उत्तर पश्चिम में हो गई। ये पूरा इस तरीके का ये पूरा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया। और इसकी जो ढाल है ये अलग तरीके की ढाल है। मतलब इसका कुछ भाग की ढाल अलग है और कुछ भाग की ढाल अलग है। तो इसमें जो नदी बहती है, इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, कितने प्रमुख नदियां इसकी कौन कौन सी हो गई, जो मैंने बताई थी आपको अभी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, जैसे गोदावरी नदी है तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है और जाकर ये कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
तो मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल है। कावेरी नदी कहाँ है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी में कावेरी नदी, यहाँ पर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में कावेरी नदी है। ये भी पश्चिम से जाके पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है ना। और कृष्णा नदी भी हमारे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र है, और ये जाकर कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो गई? इस पठार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हो गई? महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, और गोदावरी हो गई, इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये बताती हैं कि जो हमारा जो दक्कन ट्रेप है, ये दक्षिण का पठार है, उसका जो ढाल है कहाँ है? पश्चिम से लेके पूर्वी की तरफ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्वी की तरफ इसका ढाल है ना। और ये नदियों ने इस पठार को बहुत ज़्यादा काट फाट दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें काट छाट है, टूटा फूटा है, इसलिए इसको बहुत सारे अलग अलग पठारों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से इसके नाम हो गए? जैसे हो गए अलग अलग हो गए इसके भाग हुए। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का पठार हो गया, तमिलनाडु का पठार हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया, आंध्र का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, है ना। तो ये अलग अलग इसके भाग हो गए। कौन कौन से हो गए? महाराष्ट्र का पठार हो गया, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्र का पठार, है ना, केरल का पठार। तो अलग अलग इसमें जो नदियों हैं, नदियों द्वारा इसको काट छाट के कारण इसको अलग अलग तरीके से इसमें बहुत सारे अलग अलग पठार बना दिए गए हैं, है ना। तो जैसे आंध्र का पठार आंध्र प्रदेश में है, केरल का पठार केरल में है, कर्नाटक का पठार कर्नाटक में है ना, महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में है। ये सारे मिलकर कौन से बनाते हैं? दक्कन ट्रेप बनाते हैं। ये सारे मिलकर दक्कन ट्रेप बनाते हैं। काली मिट्टी का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, ज्वालामुखी मतलब लावा से बना हुआ क्षेत्र है, बेसाल्ट से बना हुआ क्षेत्र है, ज्वालामुखी बेसाल्ट से बना हुआ क्षेत्र है, लावा का क्षेत्र है ना, काली मिट्टी का क्षेत्र है। ये हो गया। तो जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में, मतलब है ना, आपसे पूछा तो आप क्या लिख सकते हो? 3 नंबर के क्वेश्चन में आप लिख सकते हो इसमें कि दक्कन के पठार के बारे में आप पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। तो क्या क्या है दक्कन के पठार में? दक्कन का पठार कैसे त्रिभुज आकृति के क्षेत्र में है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भूभाग है, जो सबसे बड़ा भूभाग, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा है? दक्कन का पठार हो गया। ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और लगभग 600 मीटर की इसकी ऊंचाई है। औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर की है। इसके उत्तर में इसकी उत्तरी सीमा बनाती है हमारा महादेव पर्वत बनाता है, विंध्याचल पर्वत बनाती है, इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। और इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? इसके उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, इसके उत्तर पश्चिम में है। पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, इसकी सीमाएं बनाती है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये बहुत सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। लगभग महाराष्ट्र में फैला हुआ है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ये फैला हुआ है। और नदियाँ, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी नदियाँ हैं, जिन्होंने जो हमारा पठार है इसको काट फाट दिया है। और काट फाटने के कारण ये अलग अलग पठारों में वर्गीकृत करा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, तमिलनाडु का पठार हो गया, आंध्र का पठार हो गया। काली मिट्टी का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, बेसाल्ट, ज्वालामुखी बेसाल्ट से बना हुआ एक पठार है ना। तो ये सारा सब कुछ ये हो गया मालवा के पठार के बारे में। अब इसका जो 3rd नंबर में है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार का, तो जो ये तीसरा भाग है, कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर कहाँ है? झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, है ना। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। एक झारखंड में संप्राय मैदान का एक भाग है ना, एक मैदानी भाग है। इसके उत्तर पूर्व में लूनी नदी है, मतलब इसकी उत्तर पूर्व में सोन नदी है। इस जो झारखंड का पठार, मतलब छोटा नागपुर का पठार है, इसकी प्रमुख नदी कौन सी होगी? सोन नदी होगी, जो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। और इसका ढाल कैसा है? उत्तर पूर्वी की तरफ है ना, जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसके उत्तर पूर्व में कौन सी नदी होगी? इसके उत्तर पूर्व में सोन नदी इसकी सीमा बनाती है ना। ये झारखंड में पूरा की पूरा एक पठार झारखंड में है। और इसकी उत्तरी सीमा में राजमहल की पहाड़ियां हो गई, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती है ना। प्रमुख नदी इसमें कौन सी प्रमुख नदी होगी? प्रमुख नदी होगी इसकी दामोदर नदी, इसकी प्रमुख नदी होगी, जो कहाँ से निकलती है? यहाँ रायपुर से निकलती है। प्रमुख नदी भ्रंश घाटी में बहती है। जो दामोदर नदी है वो कौन सी? भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है?
मैंने आपको पहले भी बताया भ्रंश घाटी क्या होती है, जो ब्लॉक पर्वत होते हैं जब ये ऊपर चले जाते हैं तो एक घाटी बनाती है नीचे की तरफ, है ना। तो ये जैसे ये घाटी हो गई तो ये भ्रंश घाटी में बहती है। हमारी जो नर्मदा नदी है वो भी भ्रंश घाटी में बहती है, दामोदर नदी यहाँ पर भ्रंश घाटी में बहती है। इस क्षेत्र को जो छोटा नागपुर का पठार है इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर का मतलब होता है, रूर एक जर्मनी का एक शहर है जिसमें मतलब औद्योगिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित क्षेत्र है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्या मिलते हैं, अलग अलग तरीके के बहुत सारे खनिज मिलते हैं। खनन क्षेत्र है, रूर एक खनन क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं। उसी तरीके से हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा खनिज मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो हमारे छोटा नागपुर के पठार में मिलता है, इसलिए इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। और गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना काल का कोयला इस सब मिलता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा गोंडवाना काल का जो कोयला मिलता है वो मतलब लगभग थर्ड फोर्थ जो कोयला मिलता है गोंडवाना काल का, वो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमारे छोटा नागपुर के पठार से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सप्लाई कहाँ से होती है, छोटा नागपुर के पठार से होती है। गोंडवाना लैंड का जो कोयला होता है, बिटुमिनस जो कोयला हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, लगभग थर्ड फोर्थ भारत के रूर में मिलता है। भारत को रूर का मतलब हो गया छोटा नागपुर का पठार हो गया, संप्राय मैदान का एक क्षेत्र है। ये इसको अलग अलग तरीके से, जैसे हजारीबाग का पठार, रांची के पठार में इसको वर्गीकृत किया गया है। हजारीबाग का पठार है ना, या रांची का पठार, इस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है। इसको भी अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है ना। इसकी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी होगी, दामोदर नदी हो गई। हाँ, और ये इसमें कोयले के अलावा कौन कौन से, जैसे अभ्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, तो इस तरीके के जो खनिज है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो आर्थिक रूप से सबसे बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र कौन सा हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, जो कि दक्कन प्रायद्वीपीय पठार का एक भूभाग हो गया। ये हो गया। अब मेघालय का पठार क्या है, ये तो हो गया यहाँ तक कि मतलब प्रमुख रूप से जो प्रायद्वीपीय पठार से जो जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मतलब मेघालय के पठार के नाम से भी ये उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, जो काप की मिट्टी के द्वारा अलग किया हुआ है। मतलब मुख्य जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार है उससे काप की मिट्टी के द्वारा अलग किया हुआ है। मतलब कि एक भ्रंश हो गई थी गंगा नदी के द्वारा, एक यहाँ पर एक भ्रंश घाटी थी, महाखंड थी, है ना। इस जो भ्रंश थी मतलब एक भ्रंश द्रोणी थी, इसको क्या बोलते हैं, गारो राजमहल खड्ड भी बोलते हैं। काप के मैदान के द्वारा जो अलग किया गया है, एक भ्रंश थी, एक द्रोणी थी, है ना, एक गड्ढा था, जिसको क्या कहा जाता है, गारो राजमहल गेप भी कहा जाता है या गारो राजमहल खड्ड भी कहा जाता है, जिसको गंगा नदी ने भरा। गंगा नदी ने अपने लोड से, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों ने अपने लोड से, मतलब इसमें जो भी निक्षेप किया, अवसाद इकट्ठे किए, वो गंगा नदी ने किए, इकट्ठे किए, और एक काप के मैदान का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र मैदान बना दिया। तो इसके एक काप के मैदान के द्वारा ये प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी की ओर जो फैला हुआ भाग है वो कौन सा है, मेघालय का पठार। मगर आपसे अगर कोई पूछे कि मेघालय का पठार, क्या मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, तो आप लिखोगे बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में। प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारे भारत के उत्तर पूर्व में भी फैला हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, मेघालय का पठार भी बोलते हैं या शिलोंग का पठार भी इसको बोलते हैं, है ना। ये जो हमारा प्रमुख मुख्य पठार है, मुख्य पठार से अलग है, किससे अलग है, काप के मैदान से अलग किया गया है। काप का मैदान को क्या बोलते हैं, गारो राजमहल खड्ड भी कहा जाता था। ये एक भ्रंश द्रोणी थी, है ना, द्रोणी मतलब एक गड्ढा था जिसको गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों ने अपने अवसाद से भरा और एक काप का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र बन गया, जिसको गारो राजमहल महाखड्ड भी कहा जाता है, गारो राजमहल गेप भी कहा जाता है ना। इसके कारण ये यहाँ मुख्य वाले भाग से अलग हुआ है। ये पूर्व की ओर है, राजमहल की पहाड़ी, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी से बहुत ही उत्तर पूर्व में ये फैला हुआ है। ये जो हमारा मेघालय का पठार है, हमारा जो मेघालय का पठार है, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इसमें गारो, खासी, जयंतिया और मिकी। तो मतलब जो मेघालय का पठार है या शिलोंग का पठार है,
है ना। शिलोंग शहर मेघालय के पठार पर ही स्थित है। तो इसके बिल्कुल यहाँ पर बीच क्या है, यहाँ पर गारो, खासी, जयंती और मिकिर पहाड़ियाँ हैं। तो मेघालय पठार के बिल्कुल पश्चिम में कौन सी है, पश्चिम में गारो पहाड़ी है, मध्य में कौन सी, खासी और जयंतिया पहाड़ी है ना, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी है, और बिल्कुल पूर्व में कौन सी है, मिकिर की पहाड़ी हो गई। तो हमारा जो शिलोंग शहर है वो कहाँ पर है, खासी पहाड़ी में शिलोंग शहर है। सबसे ऊंचा जो पहाड़ी है यहाँ पर मेघालय पठार का सबसे ऊंची पहाड़ी जो है, सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, खासी पहाड़ी है ना। खासी और जयंतिया पहाड़ी बिल्कुल मध्य में है, लेकिन सबसे ऊंची कौन सी है, खासी पहाड़ी, जहाँ पर शिलोंग शहर होता है, शिलोंग शहर है हमारा, है ना, सबसे ऊंचा हो गया। और इस पठार के जो मेघालय का पठार है उसके जो उत्तरी ढाल है, उत्तरी ढाल पे क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। इसके उत्तरी ढाल में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना। इसकी जो मुख्य नदी कौन सी है, वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसके दक्षिण ढाल में क्या है, दक्षिण ढाल में सुरमा घाटी या मेघना घाटी, मतलब इसके दक्षिण ढाल पे यहाँ पर सुरमा घाटी और मेघना घाटी है। तो सुरमा घाटी और मेघना घाटी आपसे पूछे कि कौन से पठार में, प्रायद्वीप भाग के कौन से पठार में, कौन से भाग में है, तो कहाँ है, मेघालय के पठार में सुरमा घाटी और मेघना घाटी है, जो मेघालय के दक्षिणी ढाल में है। मेघालय के दक्षिण ढाल में सुरमा घाटी मेघना घाटी भी है। और इसके दक्षिण में, मेघालय के पठार के दक्षिण में चेरापूंजी स्थित है। दक्षिण में क्या है, चेरापूंजी है। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि मेघालय के पठार कहाँ है। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का ही एक भाग है जो उत्तर पूर्व में तक फैला हुआ है, मतलब राजमहल की पहाड़ी के बिल्कुल परे उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। काप की मिट्टी के द्वारा इसको अलग किया गया है, लेकिन ये है भाग प्रायद्वीप पठार का ही एक भाग है जो उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। काप की मिट्टी या गारो राजमहल खड्ड के द्वारा इसको अलग किया गया है। गारो राजमहल खड्ड को गंगा नदी द्वारा भरा गया और काप की मिट्टी से भरा गया। गंगा नदी ने और उसी सहायक नदियों ने अपने अवसाद लेकर इकट्ठे किए यहाँ पर, इसको भर दिया और ये मैदान का रूप बन गया। तो ये अलग है, किससे अलग है, प्रायद्वीप पठार से अलग है। हमारा जो मुख्य प्रायद्वीप पठार है उससे अलग किया गया है गारो राजमहल खड्ड के द्वारा या काप की मिट्टी के द्वारा। काप की मिट्टी का एक मैदान है ना, उसके द्वारा इसको अलग किया गया है। मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार भी इसको कहते हैं, है ना। ये हो गया। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर पहाड़ियां हैं। इसके बिल्कुल पश्चिम में गारो पहाड़ी हो गया और बिल्कुल पूर्व में कौन सी हो गई, मिकिर पहाड़ी हो गई। मध्य में कौन सी हो गई, खासी हो गई, जयंतिया पहाड़ी हो गई। तो जो खासी पहाड़ी है इस भाग का, इस पठार का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, खासी पहाड़ी है, जहाँ पर शिलोंग शहर भी है ना। और इसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र, उत्तर की जो ढलान है वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दक्षिण में कौन सी नदी, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इसकी सुरमा घाटी है। दक्षिणी ढलान में सुरमा घाटी है, मेघना घाटी है। चेरापूंजी जो शहर है इसके दक्षिण में है ना। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीप पठार कहाँ पर है, कितने स्टेट्स में आता है, इसका क्या क्षेत्रफल है और कितने इसके भाग हैं। तो इसके बाद जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। मतलब प्रायद्वीप पठार, ये तो पठार हो गया। प्रायद्वीप भाग हमारे पठार में पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पठार है मैंने आज आपको ये बताया। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बताऊंगी कि इसमें अलग अलग कौन सी पहाड़ियां हैं जो हमारे प्रायद्वीप पठार में आती हैं। तो आज हमने पूरा पढ़ा है कि प्रायद्वीप पठार में कौन कौन से मुख्य पठार है। मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय का पठार है। प्रायद्वीप पठार की जो कुल क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 600 से 900 मीटर की ऊंचाई है इसकी, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा और 1400 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है जो त्रिभुज आकृति के रूप में है ना। ये हमारा फैला हुआ है उत्तर पूर्व में भी मेघालय के पठार के रूप में फैला हुआ है। फिर मालवा के पठार के बारे में मैंने आपको बताया, दक्कन के पठार के बारे में मैंने आपको पूरा बताया है ना, छोटा नागपुर के पठार के बारे में मैंने आपको पूरा बताया। तो ये हो गया हमारा, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर उसमें कुछ कमी है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फॉरवर्ड करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।